Good morning. So today we are going to discuss the further part of your chapter number second of your social science civics portion, that is diversity and discrimination. Today we are going to know about our father of the Indian Constitution, that is Dr. Bhimrao Ambedkar, and we will talk about how he fought against the caste system in India. We will study a little bit about him and a little bit about his contribution the and the constitution of India. ठीक है, the supreme law of our India, that is constitution, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Okay, so start with the little introduction of Dr. Bhimrao Ambedkar ji. So Dr. Bhimrao Ambedkar, who 1891 में उनका बर्थ हुआ था और 1956 में उनकी डेथ हुई थी, is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leaders of the Dalits. Dalits, in our earlier class I already told you who are Dalits. Dalits are those person who are broken, okay, broken in terms of society, broken in terms of economical conditions, broken in terms of untouchability, in terms of equality. Okay, so Bhimrao Ambedkar फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको दलित्स का लीडर बताया गया है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स फॉर द दलित कम्युनिटी. जो ये हम सो कॉल्ड शेड्यूल, जो गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट के लोग बताए हैं, जो दलित्स हैं, जिसको अपर कास्ट लोग अनटचेबल्स बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके राइट्स के लिए क्या है लड़ाई की थी. ही वॉज बॉर्न इन टू द महार. अब लड़ाई की थी मतलब लिटरली लड़ाई, वैसे लड़ाई नहीं की थी, मतलब उन्होंने बहुत से स्ट्रगल्स किए थे, डिमांड्स की थी, खुद पढ़ाई करने गए. He was born into the Mahar caste. Mahar caste दलित कम्युनिटी में ही आती है, महार कास्ट, which was considered untouchable, जिसको untouchable consider किया जाता था. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. जो महार्स कम्युनिटी थी वो बहुत पुअर कम्युनिटी थी, उनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको भी वही काम करना होता था जो उनके पेरेंट्स करते हैं. ठीक है. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. जो मेन विलेज होता था उससे बाहर वो रहते थे, उसके बाहर के साइड में वो रहते थे, उनको विलेज में एंट्री नहीं मिलती थी. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, ठीक है, जो हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पहले पर्सन थे उनकी कास्ट में से, जो महार कास्ट है उनकी कास्ट में से पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी पूरी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी और फिर वो इंग्लैंड गए थे. किस लिए गए थे? लॉयर बनने के लिए. He encouraged Dalits to send their children to school and college. वो encourage करते थे, motivate करते थे अपनी ही community के लोगों को, दलित के community के लोगों को, कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए. He also urged मतलब ऐसे रिक्वेस्ट करना. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. उन्होंने और ये मोटिवेट किया, इंकरेज किया, रिक्वेस्ट की दलित कम्युनिटी कि आप अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाइए और अपनी ये जो कास्ट सिस्टम है, जो ये लोग सो कॉल्ड अपर क्लास चला रहे हैं, उसमें से निकलिए. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. उसने पहले दलित्स को टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों में भी क्या है, एंट्री नहीं मिलती थी. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत से एफर्ट्स लगाए, बहुत कि दलित कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो टेम्पल्स में जा सके. Later in life, he converted to Buddhism in search for a religion that treated all members equally. उसके बाद अपनी लाइफ में आगे के टाइम वो किस पे कन्वर्ट हो गए? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने लग गए. और वो क्यों गए थे?
इन सर्च ऑफ फॉर अ रिलीजन के सर्च पे गए थे कि ऐसा रिलीजन जहाँ पे सभी कम्युनिटी को, सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे या फिर इन विच रिलीजन ही कन्वर्टेड फॉर द सर्च ऑफ in the search for a religion, तो आप लिखेंगे बुद्धिज्म। ओके, Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons. Dr. Ambedkar जो थे वो ऐसा मानते थे कि दलित को खुद ही क्या करना है, इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई करनी है, सोसाइटी में ऐसा काम करना है जिसमें रिस्पेक्ट मिले, ऐसी सोसाइटी बनानी है जो रिस्पेक्ट के बेसिस पे बनी हो। ठीक है, और रिस्पेक्ट किसी कुछ लोगों को ही नहीं, सबको रिस्पेक्ट मिलती हो, हमें ऐसी सोसाइटी में रहना है। अनटचेबल। ओके, now next story of Bhimrao Ambedkar. There is a little story about a Bhimrao Ambedkar's life. उनका जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव उन्होंने सहन किया, एक्सपीरियंस किया था, तो वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी एक बुक में शेयर किया है। देखिए, in 1901 when he was just 9 years old, he had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. जब 9 साल के थे 1901 में वो अपने भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ कोरेगांव गए थे, और जो महाराष्ट्र में है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। किस लिए गए थे? अपने फादर से मिलने के लिए। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. Now, बहुत देर लंबे समय से हम वेट कर रहे थे। ठीक है, वो अपने गांव से आ गए थे, ट्रेन से उतर गए थे, पर बहुत देर से वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि उनके जो फादर है वो आएंगे उन्हें लेने, या उनके सर्वेंट लेने आएंगे। तो एन आवर इलेप्स्ड का मतलब होता है पास, मतलब 1 घंटा गुजर गया। हम हिंदी में बोलते हैं ना, इतना एक खड़े खड़े 1 घंटा गुजर गया, मतलब एन आवर इलेप्स्ड, टू पास बाय। ठीक है, टू पास और गो बाय। एंड द स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर होता है वो आए, इंक्वायरी करने के लिए आए, पूछताछ करने के लिए आए। उन्होंने हमारे टिकट्स के लिए पूछा, हमने टिकट्स दिखाई, फिर वो ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड। अब देखिए, टैरिड का मतलब क्या होता है बेटा? टैरिड का मतलब होता है टू रिमेन और स्टे, मतलब कि एक ही जगह यहाँ पे क्यों रुके हुए हो, व्हाई आर यू स्टेइंग हियर। ठीक है, आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव, हमें कोरेगांव जाना है, और हमारे फादर, हम अपने फादर का, मतलब हम अपने पिताजी या उनके सर्वेंट के आने का इंतजार कर रहे हैं, पर दोनों ही अभी तक नहीं आए हैं। We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As in usual, the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thoughts, I blurted out that we were Mahars. ओके, अब जो स्टेशन, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, बहुत वेल ड्रेस्ड थे, और उनका बातचीत करने का तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर को लगा था कि ये ब्राह्मण्स ही होंगे। ठीक है, बट एज इन यूजुअल अमंग द हिंदूज में ये बहुत यूजुअल होता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, अच्छा आपकी कास्ट क्या है? तो उन्होंने बताया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो बिना रुके हुए उन्होंने बोला कि हम तो माहर्स हैं। ठीक है,
महार क्या होता है? महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब महाराष्ट्र में महार एक ऐसी कम्युनिटी थी जिनको क्या अनटचेबल्स ट्रीट किया जाता था। He was underwent a sudden change. He could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. Now the station master had also left, now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that we could go get a bullock cart on hire. We would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were Mahas had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. Now, अब जैसे कि अब ये स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो माहर कम्युनिटी के हैं, एकदम से वो है उसका जो रवैया था वो चेंज हो गया था। ठीक है, उसे लगा कि मैं सबसे बड़ा मैं पावरफुल हूँ। उसको एक स्ट्रेंज फीलिंग की क्या है, स्ट्रेंज फीलिंग, जो फीलिंग ऑफ रिपल्शन, मतलब फीलिंग ऑफ, जब डिस्गस्टिंग लगता है ना, ये तो नीच जाति का है, जो मुझसे कमजोर है, एकदम बुरा सा फील करने लग गया वो। ठीक है, वो ऐसे फील करने लग गया स्टेशन मास्टर जैसे ही उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की का रिप्लाई सुना। ठीक है, सो हम वहीं पे खड़े रहे और वो स्टेशन मास्टर जो है अपने रूम में चला गया। फिर से 15-20 मिनट गुजर गए। सन जो है सेट होने ही वाला था। हमारे फादर और सर्वेंट दोनों ही नहीं आए थे। सो स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ के चला गया था। We were quite bewildered. अब हम बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा बोर होने लग गए थे, परेशान हो गए थे। जो हमारे अंदर जॉय और हैप्पीनेस था, मतलब जो स्टार्टिंग में कि हम कोरेगांव जाएंगे, अपने पापा से मिलने के लिए जाएंगे, बहुत खुश थे वो लोग। बट जो स्टार्टिंग की जर्नी में उनकी जो खुशी थी वो क्या हो गई थी, अब धीमी पड़ गई थी। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा क्या है, अब बुरा फील कर रहे थे। आफ्टर एन आवर, मतलब 1 घंटा, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर से आया और पूछा आप क्या करोगे तुम लोग। तो उन्होंने कहा कि हम बुलक कार्ट हायर कर लेते पर कोरेगांव के लिए, बट या फिर अगर पास में होता तो हम पैदल भी चले जाते, बट बहुत सारे जो बुलक कार्ट्स बाहर खड़े हैं, कोई भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम माहर कम्युनिटी के हैं। सो वो बुलेट कार्ट्स के जो लोग थे, हम वो बोलने लगे कि हम अपने आप को पल्यूट नहीं करना चाहते, तो ऐसे पैसेंजर्स को कैरी करके जो अनटचेबल क्लासेस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा हम तो डबल पैसे भी पे करने के लिए रेडी थे, बट यहाँ पे पैसे तो काम ही नहीं आ रहे थे। स्टेशन मास्टर भी उनके बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहा था, उनसे जो बुलेट कार्ट्स थे उनको बोल रहा था कि तुम लेके चले जाओ, बट कुछ हुआ नहीं। वो स्ट्रेट खड़ा रहा और अब उसको ये भी नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, so this is a little story from the life of Dr. Bhimrao Ambedkar, and this is the first incident he faced as caste based discrimination। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था जो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। ठीक है, इसके बाद से इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई। उन्होंने सोच लिया मुझे क्या करना है, मुझे इक्वालिटी लाना है। तो अब उस टाइम से 9 साल की उम्र से उनको पता चल गया था
कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे सबको जोड़ के रखना है, इक्वालिटी लाना है और सब हमारी कम्युनिटी में इक्वली रिस्पेक्ट देनी है। सो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मीन्स अब इक्वालिटी के लिए लड़ाई करना, भूख इक्वालिटी की भूख। So the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के साथ साथ में अब बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही नहीं बट अपने आप को सोसाइटी में इक्वली ट्रीट करने के लिए भी लड़ाई कर रहे थे कि हमें भी इक्वल ट्रीट करना, इक्वल ट्रीट कीजिए आप हमारी, जैसे हम फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं उन्होंने भी क्या किया, अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ाई की। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वुमेन थी, दलित्स थे, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने इनइक्वालिटीज जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी लाइफ में, फेस कर रहे थे, उसके लिए लड़ाई की। दलित ने क्या किया, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। अब दलित ने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो क्या कर रहे थे कि इतनी उन्होंने लड़ाई की कि अब हमें टेम्पल में जाने दिया जाए। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव as much a right to education as men did। जितना लड़के पढ़ते हैं उतने ही लड़कियों को भी पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, हमें भी ये राइट चाहिए। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। जो peasants और tribals थे वो जो मनी लेंडर जो पैसे उधार में देता है उसके ग्रेस्प मतलब उसकी जकड़ में आ गए थे कि हमें उसकी जकड़ से निकलना है, जो हमसे ये इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है लोन के जगह। ठीक है, तो उस ये जो हम इनइक्वालिटी फेस करते हैं हमें इससे निकलना है। सो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में इंडिपेंडेंट हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वाधीन हुआ था। ठीक है, सो लीडर्स भी, जो लीडर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे जो हमारी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। आज भी कुछ टाइप की इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटीज में, बट उस टाइम पे जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी उसको जानते थे वो। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक लिखनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रूल्स लिखे जाते हैं, हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, फंक्शंस लिखे गए हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, सिटीजन्स का क्या रोल होगा, नेशन कैसा होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। इसमें दे वर वेरी मच अवेयर, जो लीडर्स थे बहुत ज्यादा अवेयर थे कि हमें जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है, जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उसके अगेंस्ट लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को जानते हुए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया। Many leaders of these struggles, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the rights for the Dalits। बहुत सारे लीडर्स ने जो है इनके स्ट्रगल्स के साथ, इनकी ये जो लड़ाई लड़ रहे थे इनके साथ, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी बहुत लोग थे, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया, दलित्स के राइट के लिए लड़ाई की थी। ठीक है, so these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। तो ये जो लीडर्स थे वो एक विजन के साथ आए, मतलब एक ऐसा फ्यूचर देखते हुए आए, ऐसा गोल लेते हुए आए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसपे सारे जो इंडियंस हैं उनको इक्वली फील करवाया जाए। सो आपका फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो क्या है, इट्स राइट टू इक्वालिटी है ना। तो ये जो इक्वालिटी के बेसिस पे वो लेकर आए कि हम सब इक्वल हैं। So this equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians। उन्हें लगा कि ये जो इक्वालिटी हम लेकर आएंगे, ठीक है, ये जो इक्वालिटी अगर सबके अंदर होगी तो ये इंडियंस को क्या करेगी, यूनाइट करेगी, एकता में रखेगी। ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी हम ब्रेक ना हो सके। सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law। Untouchability को एक जुर्म माना जाएगा और अगर कोई abolish करता है, उसे तोड़ता है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। People were free to choose the kind of work they wish to do। लोगों के पास अब वो जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है।
गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब सब लोगों के लिए क्या है, ओपन है। The Constitution also placed responsibility on the government. गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. उन्होंने बोला कि टाइम टाइम पे स्पेसिफिक राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी, जो पुअर्स हैं उनको इक्वालिटी देने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए टाइम टाइम पे क्या है, स्टेप्स लेने चाहिए। और अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज, मतलब जो ये कम्युनिटीज हैं जिनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है, जैसे कि वुमेन है, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, अगर इनको इनइक्वालिटी फील होती है तो आप इनके लिए टाइम टाइम पे क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे, ठीक है। So the writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जो ये राइटर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री में, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और हम सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, celebrate their festivals, express themselves freely and etc. ठीक है। उन्होंने बोला कि लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो कर, जो रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं वो उनको उसकी फ्रीडम है, जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं उसकी फ्रीडम है, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसकी भी फ्रीडम है, अपने आप को फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. कोई भी एक लैंग्वेज, रिलीजन या फेस्टिवल जो है कंपल्सरी नहीं होगा जिसे सब फॉलो करेंगे। They said that the government must treat all religions equally. उन्होंने कहा गवर्नमेंट को सारे ही रिलीजन्स जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो आप देखते हो हमारे इंडिया में कोई भी रिलीजन, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसको उस दिन हॉलीडे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जैसे दिवाली, होली, ईद या क्रिसमस, ये सारी चीजें कभी सेलिब्रेट नहीं होती, हमेशा इस डे छुट्टी होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। अगर एक रिलीजन वो फॉलो कर रही है तो उसे सारे फेस्टिवल, अगर एक रिलीजन वो सेलिब्रेट कर रही है तो उसे सारे के सारे रिलीजन सेलिब्रेट करने पड़ेंगे। सो in front of government, in the eyes of government, all religions are equally, according to our constitution all religions are equal, okay। किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। So therefore India become a secular country. Secular, what is the meaning of secular? Secular country मतलब means a country where government will not play any kind of role in रिलीजन, ठीक है। गवर्नमेंट रिलीजन के मामले में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, कोई भी रिलीजन गवर्नमेंट के लिए सुपीरियर नहीं है, और रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा सेक्युलर कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स और फेथ, जो लोग हैं डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, फेथ है उनके अलग, तो वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, और इसी को हमारी एकता का सबसे बड़ा एलिमेंट माना गया है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, हम सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, so ये जो आइडल्स है, सेक्युलरिज्म, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. So, but हमने इस चैप्टर में देखा कि अभी भी आज की डेट में भी कुछ जगह ये जो है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। सो ये जो इक्वालिटी जो है वो क्या है, इक्वालिटी एक वैल्यू है, ठीक है, जिसे हम चाहते हैं, और
वो अपने आप नहीं होती है, उसे हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, उसके लिए हमें सबके लिए पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, सबके लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पीपल की टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को क्या है, एक कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये पॉजिटिविटी क्रिएट रहे, इक्वालिटी डेवलप्ड रहे, ठीक है, सब इंडियंस के लिए। सो नाउ दिस इज प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज है, उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, एंड दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने जो भी आइडल्स लिए हैं, जिस आइडल्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है कि क्या क्या होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, सोवरेन, ये सारी चीजें इसमें क्या है, enshrined है। This is the first page of the constitution that clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. We will talk about these things like our elements, sovereignty, socialist, secularism, सबके बारे में पढ़ेंगे, but in our further chapters. So this is all about this chapter, ठीक है? Thank you for joining the class, everybody. Now, if you have any problem, you can ask me.